हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कोमल योगी और स्वागत है आपका कोमल सुंडा के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 4 अध्याय 8 आज मेरी छुट्टी है इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो हमारे अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। दोस्तों, शब्दार्थों को पढ़ने के बाद यदि आप पाठ या प्रश्न अभ्यास पढ़ते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इसीलिए हमें शब्दार्थों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का अर्थ होता है सूर्य पर पृथ्वी की छाया पड़ना। कोलाहल यानी शोर, प्रकाश यानी रोशनी, कर्म यानी बारी, सूर्यास्त यानी सूर्य का छिपना, संध्या यानी साय, जिसे हम शाम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के ये शब्द हैं, आप इन्हें पढ़ लेना ताकि आपको ये पाठ और इस पाठ के प्रश्न अभ्यास अच्छे से समझ में आ सके। अब ये उच्चारण के लिए, तो ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। संध्या, प्रकाश, इंद्रधनुष, समुद्र, विद्यालय, मुँह, सूर्यदेव और चंद्रमा, ये केवल हमें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, अब हमारे प्रश्न अभ्यास शुरू होते हैं। सोचिए और बताएं। पहला प्रश्न है आज मेरी छुट्टी है, किसने कहा। तो इसका आंसर है आज मेरी छुट्टी है, ये सूर्य ने कहा। कोलाहल कौन मचा रहा था। कोलाहल बच्चे मचा रहे थे। दिन में अंधेरा क्यों हो गया था। दिन में सूर्य ग्रहण के कारण अंधेरा हो गया था। ठीक है, हम जब अगली वाली कक्षा में चलेंगे तो हमारे एक सामाजिक विज्ञान की किताब में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इसका एक पाठ भी आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये प्रश्न अभ्यास करते हैं। तो दिन में अंधेरा क्यों हुआ था, ये आपको समझ में आ गया होगा। दिन में अंधेरा सूर्य ग्रहण के कारण हुआ। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लिखे। दोस्तों, मैं जैसे जैसे सवाल बोल रही हूँ वैसे वैसे इसका आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अब ये लिखे रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से चुनकर करें। तो हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, प्रकाश, सात और छिप। तो हमें इन्हें रिक्त स्थान में भरकर वाक्यों को पूरा करना है। तो अ ऑप्शन है बादल आने पर सूर्य कहाँ चला जाता है, सूर्य छिप जाता है, तो इसमें आएगा छिप। अब है ब सूर्य हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। स इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7, तो इसमें पहले में हम छिप और दूसरे में प्रकाश और तीसरे में 7 लिखेंगे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सही उत्तर का क्रमशः कोष्ठक में लिखे। अ है सूर्य को ढक लेते हैं कौन, धूप। नहीं, धूप तो सूर्य से ही निकलती है। दिन पर सूर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि सूर्य नहीं छिप सकता है दिन से। तो रात को तो सूर्य अपने घर चला जाता है। बादल, हाँ, तो इसमें आएगा ख, बादल। ठीक है, ब है सूर्य पानी से बनता है। सूर्य पानी से बनाता है, क्या बनाता है, पानी से। क ऑप्शन है नमक, ग ऑप्शन है बादल, ख ऑप्शन है बर्फ और ग ऑप्शन है रोशनी। तो सूर्य तो बहुत मतलब धूप देने वाला होता है, तो सूर्य तो बर्फ बना ही नहीं सकता है। नमक वो भी नहीं बना सकता। रोशनी तो सूर्य से निकलती है। तो बचा क्या, बादल। तो इसमें भी बादल आएगा। पहले में आएगा ख ऑप्शन बादल और ब में आएगा ग ऑप्शन बादल। इस तरीके से हम इन प्रश्नों के हल देंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न तीसरा, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, जब बारिश और धूप दोनों एक साथ बनती है तब वो अलग अलग 7 रंगों में टूट जाता है। मतलब कि दोस्तों, जब सूर्य की किरणें पानी की बारिश की जो बूंदें होती है उसके अंदर से निकलती है, तब वो पानी और वो रोशनी दोनों मिलकर 7 रंगों में टूट जाते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला है उसी तरह आप लिख लेना। मैं वापस बोल रही हूँ एक बार क्योंकि ये बड़ा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि जब सूर्य की किरणें बारिश से गिरते हुए बूंदों के अंदर से गुजरती है, तब वो रोशनी और वो बूंद मिलकर 7 रंगों में टूट जाते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं, और वहाँ पर इंद्रधनुष बन जाता है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। अब है चौथा, मेरी दादी माँ कह रही थी कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा, ये बात किसने कही। तो दोस्तों, ये बात मोहित ने की थी। ठीक है, आप पहले पेज पर जाकर सबसे ऊपर देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। तो हम क्रमवार बता देते हैं। तो इंद्रधनुष में लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी ये रंग होते हैं। ठीक है, मैं जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप लिख लेना। फिर 6ठा प्रश्न, आर्यन ने अंतिम बात क्या कही
और किससे कही? तो दोस्तों आर्यन ने अंतिम बात मान्या से कही थी कि अब संध्या हो गई है, सूर्यदेव अपने घर जाने की तैयारी में है और ये कुछ प्रकाश कुछ प्रकाश चंद्रमा को देकर जाएंगे, तो चलो हम भी चले। इस तरीके से वो कहता है। एक बार मैं वापस बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि आर्यन ने मान्यता से यह कहा था कि अब संध्या हो गई है, इसीलिए सूर्यदेव अब घर जाने की तैयारी में है और ये अपना कुछ प्रकाश चंद्रमा को देखकर जाएंगे, तो चलो हम भी चलते हैं। इस तरीके से आर्यन मान्यता से कहता है और इस तरीके से हमारा पाठ खत्म होता है, मतलब पूरा होता है। अब है भाषा की बात। पाठ में र के 3 रूप आए हैं। आप ऐसे ही शब्दों को छांटकर लिखें जिनमें खाने में दिए गए र का रूप लिखा है। तो हमें इसके आंसर देने हैं, जैसे कि पहले में है घर, दूसरे में है सूर्यदेव और तीसरे में है ग्रहण। तो हमें इनके नीचे नीचे इसी प्रकार का और लिखना है। तो घर के नीचे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर घर है तो हम घर से जुड़ा ही कोई नाम बोल देते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर दरवाज़ा, इसमें र का अलग रूप है, इसीलिए हम घर के नीचे जो खाली स्थान है, मतलब डिब्बा है, उसमें लिखेंगे दरवाज़ा। सूर्यदेव है, वहाँ पर हम सूर्यदेव के नीचे जो डिब्बा है उसके नीचे लिखेंगे कर्म, और जो अगला है ग्रहण, उसके नीचे लिखेंगे हम ग्रह। दोस्तों मैं गृह नहीं बोल रही हूँ, मतलब गृह का मतलब होता है घर, मैं ग्रह बोल रही हूँ, मतलब कि ग्रहण है, इसका अणा काट कर जो ग्रह होता है वो आपको ग्रहण के नीचे लिख लेना है। इस तरीके से हमारी ये प्रश्न अभ्यास होंगे हल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले पेज पर। अगला प्रश्न है, पढ़ते और लिखते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है, कभी थोड़ा कभी बहुत। रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दिए गए विराम चिन्हों का मिलान करें। तो हमें यहाँ पर चिन्हों का मिलान करना है उनके नाम से। तो पहला है पूर्ण विराम, तो यहाँ पर हमें पूरा रुकना है, मतलब ज़्यादा रुकना है, तो यहाँ पर हम चिन्ह से मिलान करेंगे। चौथे नंबर जो चिन्ह है, जो कि जिसे हम खड़ी पाई भी कहते हैं, तो हम इससे मिलान कर देंगे, मतलब पूर्ण विराम को हम सबसे लास्ट में जो चिन्ह है उससे मिलान करेंगे। पर्सन सूचक चिन्ह, इससे हम सबसे पहले नंबर जो चिन्ह है उससे मिलान करेंगे। अल्प विराम, इसमें जो छोटा सा चिन्ह दिखाई दे रहा है जिसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं, इससे मिलान करेंगे। ठीक है, अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो यहाँ पर खड़ी पाई की तरह है और उसके नीचे बिंदी लगी हुई है, इससे हम मिलान कर देंगे। इस तरीके से मिलानों को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ में से निम्नलिखित चिन्हों पर आधारित वाक्य आए हैं, उन्हें छांट कर लिखिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 4 चिन्ह दिए गए हैं, ये आपको पाठ में से छांट कर लिखना है। यदि किसी भी वाक्य के पीछे इन चारों में से कोई भी चिन्ह आया हो तो उसे आपको इस चिन्ह के सामने लिख देना। अगर किसी में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हो तो आपको पहले रिक्त स्थान में लिख देना है। यदि कोई पूर्ण विराम या खड़ी पाई, जैसे पूर्ण विराम को खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है, तो यदि पूर्ण विराम का कोई चिन्ह आया हो तो उस वाक्य को आपको दूसरे रिक्त स्थान में पूरा करना है, मतलब दूसरे रिक्त स्थान में लिखना है। और यदि विस्मयादिबोधक चिन्ह आए तो आपको इसके सामने लिख देना है, और अल्प विराम आए तो चौथे रिक्त स्थान की वाक्य में चौथे लाइन में लिख देना है। तो इस तरीके से आपको ये पाठ में से छांट कर लिखना है, पाठ में से आपको आसानी से ये चिन्ह मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के सामने दिए गए शब्दों में से अलग अर्थ देने वाले शब्द पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बादल, सूरज और चंद्रमा, इसके पर्यायवाची दिए गए हैं, जिसका अर्थ ये, मतलब यदि बादल का कोई भी पर्यायवाची शब्द है तो वो भले ही लिखने में अलग हो लेकिन उसका अर्थ बादल ही होगा। यदि सूर्य के सामने इसका पर्यायवाची शब्द लिखे हैं तो उसका अर्थ भी सूरज ही होगा, और चंद्रमा का लिखा है तो उसका भी अर्थ चंद्रमा ही होगा। तो हमें कुछ ऐसे शब्दों को छांटना है जो कि इनका अर्थ नहीं निकलता है, जैसे कि बादल, तो बादल का पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ, जलद और गण। इसमें जो ये आसमान लिखा है इससे बादल का ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसीलिए हम आसमान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर है सूरज, तो सूरज में रवि, भानु और भास्कर, ये इसके पर्यायवाची शब्द है, लेकिन सुबह इसका अर्थ सूरज नहीं होता, इसीलिए हम सुबह पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। फिर है चंद्रमा,
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है शशि, राकेश और सोम। तो ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। रात चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हम रात पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हम इन प्रश्नों के हल देंगे। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर और जानते हैं कि हम इसका हल किस तरीके से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी करें। वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखें। जैसे अगले पेज पर चलते हैं और इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़कर इसका हल देते हैं। तो प्रश्न है, वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर। जैसे यहाँ पर वर्षा लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वर्ग पहेली है, हमें इनमें से ढूंढ कर शब्द बनाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य, बैंगनी, प्रकाश और बादल, समुद्र, इसके अलावा धनुष, इंद्रधनुष, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्षा तो लिखा ही हुआ है और ये सभी लिखे हुए हैं, ठीक है, और बादल, ये सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सभी शब्द हमें यहाँ से छांट कर इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो हम जैसे कि पहले में लिखा हुआ है वर्षा, तो दूसरे में हम लिख सकते हैं सूर्य, तीसरे में बैंगनी, चौथे में प्रकाश, पाँचवें में बादल, छठे में समुद्र, सातवें में इंद्रधनुष और आठवें में धनुष। इस तरीके से हम शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों में भर सकते हैं। अब दोस्तों जो बाकी जितने भी सब प्रश्न व्यास से धनुष का चित्र बनाए हैं और आप अपने स्कूल विद्यालय में क्या क्या करते हैं, और आपको एक कक्षा में कोई एकांक मंचन मतलब आपको कोई कहानी सुनानी है, तो ये केवल आपको अपने मन से करना है, स्वयं करना है। इसीलिए बाकी के जो बचे हुए प्रश्न व्यास है ये आपको स्वयं ही करना है, ठीक है। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है वो इसके पाठ के लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी अज्ञानता का आभास हो जाना ही ज्ञान का सर्वप्रथम सोपान है। इसका अर्थ है दोस्तों, यदि आपको पता चल गया कि आप कितने ज्ञानी हो, कितने ज्ञानी नहीं हो, यदि आपको ये पता चल गया तो ये आपको ज्ञान का सर्वप्रथम सोपान यानी सीढ़ी, मतलब यानी कि आप समझ लेना कि आप ज्ञान की जो प्रथम सीढ़ी है, मतलब पहली सीढ़ी है, उस पर आप चढ़ चुके हो। ये आप समझ लेना यदि आपको पता चल गया कि आप कितने ज्ञानी हो और कितने नहीं। और दोस्तों ये लिखा है अज्ञात, इन्होंने लिखा है कि हमें यदि हम ज्ञान का पता चल गया तो ये हमारा ज्ञान पर चढ़ने का सर्वप्रथम सीढ़ी है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे आज का इस पाठ के प्रश्न व्यास यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं इसी चैनल के अगले वीडियो में और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ के प्रश्न व्यास अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसी तरह हंसते रहो, हंसाते रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।